Well, hello YouTube family guys, once again welcome back to another video. This is series of C language जिसमें हम लोग C language प्रोग्रामिंग का एक एक स्टेप, एक एक टॉपिक्स, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग समझने वाले हैं सिंटेक्स क्या होता है, बेसिक सिंटेक्स क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग के, और जब सी प्रोग्रामिंग हमारा कंपाइल होता है तो उसका कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है। देखो, ये कंपाइलेशन प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लोगों को लगता है, समझ में नहीं आता, एग्जाम्स वगैरह में भी बहुत ज़्यादा पूछता है ये, बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही आसानी से और अच्छे से इस वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कंपाइलेशन प्रोसेस कैसे होता है। जो लोग वीडियो पे नए हैं, उन लोग को नहीं पता, तो वो लोग पूरा प्लेलिस्ट जाके यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे मैं पूरा प्लेलिस्ट अपलोड करूँगा और यहीं पे आपको पूरा प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा सी का, ठीक है। और आप यहाँ पे जाके अपना सी का पूरी चीज़ें देख सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, जिसमें आप सी का स्टार्टिंग से लेके एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें सीख सकते हैं जो भी वीडियोस आने वाली हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। Audio Jungle. ओके, सो यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जब भी हम लोग सी प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं। मैं बहुत ही बेसिक लेवल से लेके चल रहा हूँ ताकि कुछ भी चीज़ छूटे ना, और जो भी एरर्स आते हैं, जो भी गलतियाँ होती हैं, वो गलतियाँ भी ना हों। तो जब भी आप सी प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो एक बात हमेशा याद रखें कि सी प्रोग्रामिंग हमारा केस सेंसिटिव होता है। अब यहाँ पे केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है, देखिए यहाँ पे केस सेंसिटिव दिया ना। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है, पहले तो केस बताया तो केस कौन कौन से होते हैं। देखो भाई, केस दो होते हैं हमारे। एक हमारा होता है अपर केस जैसे कि ए, और एक हमारा लोअर केस होता है जैसे कि बी, मतलब स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर। इसी को हम केस बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा अपर केस होता है, ये हमारा लोअर केस होता है। प्रोग्रामिंग में आप हमेशा पढ़ेंगे अपर केस एंड लोअर केस। आप MS वर्ड भी ओपन करेंगे तो वहाँ पे अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस ऐसे करके केस दिए रहते हैं। केस का मतलब बेसिकली स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर, ठीक, इसी के केस बोलते हैं। तो जो हमारा सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ स्मॉल लेटर में उसमें दी हुई है तो वो स्मॉल लेटर में ही लिखी जाएगी, ना कि कैपिटल लेटर में लिखी जाएगी, ठीक है। जैसे कि हमारा प्रिंट एफ होता है, ठीक है, ये प्रिंट एफ होता है, मेरा सही से लिख नहीं पा रहा हूँ। प्रिंट एफ होता है, प्रिंट एफ स्मॉल लेटर में ही सारा होता है। आप ना पी कैपिटल लिख सकते हैं ना एफ कैपिटल लिख सकते हैं। जैसा स्मॉल लिखा रहेगा वैसे ही आपको स्मॉल लिखना है। ऐसे ही कई सारे वर्ड होते हैं। तो सी में मैक्सिमम जो आपके कीवर्ड्स होते हैं, जो पहले से डिफाइंड होते हैं, जिनका कुछ ना कुछ मतलब निकलता है, वो हमेशा किस में होते हैं? स्मॉल केस में, यानी कि लोअर केस में, कैपिटल केस में नहीं होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। सी हमारा केस सेंसिटिव। जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कहीं पे भी कैपिटल लेटर का यूज़ ना हो। दूसरे यहाँ पे स्टेटमेंट्स एंड ब्लॉक्स। स्टेटमेंट्स एंड ब्लॉक्स का मतलब ये होता है कि जब भी हम सी लैंग्वेज लिखते हैं वो किसी न किसी ब्लॉक के अंदर लिखा जाता है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, थोड़ा सा सी प्रोग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, पहली बार सारी चीज़ें स्मॉल लेटर में लिखी हुई, ये भी स्मॉल लेटर में है, ये भी स्मॉल लेटर में। ये हम लोगों ने मैसेज दिया जो कि जिसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी केस में लिख सकते हैं, बट ये स्मॉल लेटर में, सारी चीज़ें स्मॉल लेटर के अंदर। तो ये हमारा हो गया लोअर केस, ठीक है, पहला केस सेंसिटिव वाला। दूसरा जो था वो था हमारा कि स्टेटमेंट एंड ब्लॉक्स। स्टेटमेंट एंड ब्लॉक्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा हमारा स्टेटमेंट है। ये जो प्रिंट एफ लिखता हूँ, इसके बाद कई सारी चीज़ें लिखी जाएंगी, वो स्टेटमेंट होता है। तो इसके स्टेटमेंट बोलते हैं। और ये जो हमारा ब्रैकेट्स है इसे हम लोग ब्लॉक्स बोलते हैं। तो इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट किस ब्लॉक के अंदर लिखी जा रही है, इसके कहीं बाहर तो नहीं जा रही है। जैसे कि ये ब्रैकेट मैं यहाँ से हटा दूँ और इस ब्रैकेट को मैं यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है। अब देखो, ये जो मेरा ब्लॉक है ओपनिंग एंड क्लोजिंग का, वो इसको बाहर कर दिया, ये स्टेटमेंट हमारा बाहर हो गया। अब मैं अगर इसको कंपाइल करूँ तो देखो यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो हमको जब भी सी प्रोग्रामिंग हम लिखते हैं तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा स्टेटमेंट एंड ब्लॉक्स दोनों मेंटेन रहे। कौन सी चीज़ें कहाँ लिखी जा रही, किस ब्लॉक के अंदर लिखी जा रही हैं, वो हमको ध्यान रखना है। गलतियाँ इसमें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, हम स्टेटमेंट एंड ब्लॉक्स का ध्यान नहीं रखते हैं। कभी कभी ब्रैकेट यहीं पर क्लोज हो जाता है, कभी कभी क्या होता है कि ये ओपनिंग रह जाता है, क्लोजिंग नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मेन में मैंने लिखा, ये ओपनिंग पैरेंथेसिस लगा, क्लोजिंग नहीं लगाया, फिर भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है, ये ओपनिंग नहीं होती है और यहाँ पे ये क्लोजिंग हो जाती है। तो ऐसे कई सारी गलतियाँ होती हैं जिनके ऊपर हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप केस सेंसिटिव ध्यान रखोगे, सी हमारा केस सेंसिटिव है। दूसरा, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग का ब्लॉक
सही से ओपन या सही से क्लोज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जब आप थोड़े बड़े बड़े प्रोग्राम बनाओगे तो कई सारे ओपनिंग एंड क्लोजिंग बनेंगे, इसके अंदर बनेंगे, इसके बाहर भी बनेंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, बट ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर यूज ऑफ वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेस का आपको बहुत ही अच्छे से यूज करना है कि आप कौन सा कोड लिख रहे हो, उसके अंदर कौन सा कोड लिख रहे हो, फिर उसके अंदर अगर कोई कोड लिख रहे हो, फिर यहाँ पे उसके सामने कोई कोड लिख रहे हो, तो आपको यहाँ पे वाइट स्पेसेस का बहुत ध्यान रखना है। जो स्पेस आप दे रहे हो स्पेस का ध्यान रखना। हालांकि इससे कोई एरर नहीं आता है, बट यहाँ पे आप वाइट स्पेस का ध्यान रखोगे तो आपका कोड एक्सप्रेसिव दिखेगा, ठीक है। आपका कोड दिखेगा, बहुत अच्छे से दिखेगा, समझ में आएगा, बहुत ही आसानी से आप कोड को समझ पाओगे। ये सारी चीज़ें आप जब आगे प्रोग्रामिंग करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगी, बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं आगे प्रोग्रामिंग करूँगा तो आपको वहाँ पे एग्जाम्पल सहित दिखा दूंगा। अब यहाँ पे आता है कि जब भी हम सी कोड को कंपाइल करते हैं तो उसका कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है। कंपाइल करने का मतलब देखिए, यहाँ पे हम लोग फिर से कोड के अंदर आ गए। मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंपाइलेशन प्रोसेस, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया बिल्ड पे, तो ये क्या करेगा, पूरा कोड कंपाइल करेगा। मैंने कंपाइल का मतलब बताया था कि ये पूरा कोड क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज मतलब जिसमें मेरा सिस्टम समझ पाए। जो मेरा कंप्यूटर वो बाइनरी समझता है ना, तो ये हम किस में लिखे, इंग्लिश में लिखे ना सारा, तो ये कन्वर्ट होगा बाइनरी लैंग्वेज में। कंप्यूटर उसको समझेगा, समझने के बाद उसी हिसाब से आपको आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये पूरा कंपाइलेशन प्रोसेस हम लोग समझने वाले कि आखिर जब कोड कंपाइल होता है तो वो कैसे कंपाइल होता है, क्या क्या उसके प्रोसेस होते हैं। ये प्रोसेस एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, तो मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ आप लोग को। पहला है हमारा, जब भी हम कोड को कंपाइल पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहला हमारा प्री प्रोसेसिंग होता है, प्री प्रोसेसर के द्वारा। उसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे हेडर फाइल्स होते हैं, चाहे मैक्रोज होते हैं, मैक्रोज वगैरह आप आगे यूज़ करेंगे, तो पहले क्या करता है, उसको सारी चीज़ों को इनबिल्ड करता है अपने सी फाइल के अंदर, ठीक है। वो सारा जो हेडर फाइल होता है उस सारे को अच्छे से इंक्लूड करता है। जो भी उसमें डिफाइन किया गया है, जो भी उसमें कोड्स वगैरह लिखे गए, उन सबको अच्छे से लिंक करता है सी फाइल के अंदर। यहाँ पे देखो, जब भी हमारा प्री प्रोसेसिंग का प्रोसेस होता है ना, तो सबसे पहले इस टाइप के जो फाइल होते हैं, ये हैज़ इंक्लूड लिखा हुआ है ना, हैज़ इंक्लूड का मतलब क्या है, इस वाले हेडर फाइल को इस सी के अंदर इंक्लूड कर दो। इंक्लूड कर दो मतलब मिला दो, ठीक है। तो क्या करता है, इसमें बहुत सारा कोड लिखा गया है जिसकी मदद से हमारा प्रिंट ऐप, स्कैन ऐप और भी सारे कोड चलते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, इसको हमारे जो ये हमारा सी फाइल है, उस सी फाइल में वो सारा जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन या जो भी चीज़ें, जो भी डेफिनेशंस इसके अंदर लिखी गई हैं, वो सारा डेफिनेशन इसके अंदर इंक्लूड कर देता है। और हमारा कोड कंपाइल होने के बाद ये जो हैज़ इंक्लूड लिखा हुआ है, ये हैज़ हट जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा फाइल इंक्लूड हो जाता है। चलो मैं ये आपको प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि जब हमारा प्री प्रोसेसिंग होता है तो उस टाइम पर हमारा ये फाइल कैसे दिखेगा। उसके लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे CMD स्क्रीन ओपन कर लेते हैं। CMD स्क्रीन ओपन करने के बाद मैं इस फाइल का लोकेशन पहले ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। हम लोग अभी तक कंपाइल कहाँ से कर रहे थे, यहाँ से कंपाइल कर रहे थे ना। हम लोग एक एक प्रोसेस को कंपाइल करके यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमारा प्री प्रोसेसिंग होता है वो कैसी दिखती है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा वो फोल्डर ओपन हो गया, ठीक है। प्रोग्राम्स नाम के अंदर मेरा एक फोल्डर है, फोल्डर नाम का ही फोल्डर है, जिसके अंदर हमारी फाइल है। तो सबसे पहले उस फाइल की सी प्रोसेसिंग करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो प्रोग्राम 1.c लिखा हुआ ना, हालांकि ये कंपाइल हो चुका है, बट इसी को हम क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे कंपाइल करते हैं और सबसे पहले क्या करेंगे, प्री प्रोसेसिंग करेंगे। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे कोड होता है, यहाँ पे gcc e account.c, यहाँ पे क्या अकाउंट की जगह पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे account.c की जगह प्रोग्राम, जो हमारा फाइल का नाम है 1.c -o, फिर प्रोग्राम 1.i, ठीक है। ये कोड होता है, ठीक है। एक मिनट, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे, मैं एक बार फिर से बता दूं मैं कर क्या रहा हूँ। देखो, हमारा जब कोड कंपाइल होता है ना, तो डायरेक्ट कंपाइल नहीं होता, उसके कई सारे स्टेप्स होते हैं। तो जब हम कोड को कंपाइल करते हैं, यहाँ पे मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि देखो, यहाँ पे मैंने कंपाइल पे क्लिक किया, चाहे यहाँ पे क्लिक किया, तो ये डायरेक्ट मुझे कंपाइल हो गया, पूरा प्रोसेस कंपाइल होगा। इसके बीच में मुझे पता नहीं लगा कि इसके बीच में क्या क्या प्रोसेस कंपाइल हुआ है, और मुझे डायरेक्ट आउटपुट मिल गया। बट मैं चाहता हूँ, मैंने बोला ना, मैं प्री प्रोसेसिंग होती है पहले, फिर उसका कंपाइलेशन होता है, फिर लिंकर काम करता है, लोडर काम करता है, ऐसे कई सारे स्टेप्स उसमें होते हैं, 5-6 स्टेप होते हैं। ये मैं कंपाइल पे क्लिक करना, इसी के बीच में 5-6 स्टेप्स होते हैं, 5-6 समझ सकते हो गेट से इसको गुजरना पड़ता है कंपाइल होने के बाद। तो वो एक एक प्रोसेस को समझा जाता है कि एक एक प्रोसेस काम कैसे करता है। जब हमारा पहला प्रोसेस होता है जिसमें हम प्री प्रोसेसिंग बोला मैंने, तो प्री प्रोसेसिंग में आखिर में कोड हमारा दिखता कैसे, क्या होता है उसमें, वो चीज़ें हम इस वीडियो में समझ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा होगा और आप ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इस फाइल, जो ये हमारा फाइल है ना, जो यहाँ पे फाइल है, मैंने क्या किया, यहाँ से ये कॉपी किया ये पाथ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया ताकि यहाँ पे मेरा ये पाथ खुल जाए, ठीक है, कि हमारा फाइल है कहाँ। उसके बाद हम एक छोटा सा कोड लिखते हैं, gcc-e program1 हमारा प्रोग्राम फाइल का नाम है, और इसके बाद -o program1.i, ठीक है, ये पूरा कोड लिखते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये हमारा .i फाइल बन गया। अब इस फाइल को देखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे cat program1.i फाइल हम देखना चाहते हैं, एंटर किया मैंने। अब देखो यहाँ पे मेरा पूरा कोड जो प्री प्रोसेसिंग हुआ है वो कैसा दिख रहा है, देख सकते हो। देखो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग, यहाँ पे हमारा जो भी std फाइल था या जो भी स्टैंडर्ड की फाइल थी, जितना भी डेफिनेशन था वो सारा मेरा यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग होके हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो पूरा कोड प्री प्रोसेस हो गया, प्री प्रोसेस होके हमको यहाँ पे मिल गया। अब नीचे हम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने प्रोग्राम में बस ये लिखा था ना, प्रिंट एफ हेलो भाई लोग, प्रिंट एफ कंपाइलेशन प्रोसेस इंट मेन, और इसके अंदर ये लिखा गया था। ऊपर हेडर फाइल था ना, हैज इंक्लूड stdio.h, तो हैज इंक्लूड stdio.h की जगह ये हट गया और इसकी जगह पे stdio.h जो कि हमारी स्टैंडर्ड हेडर फाइल है या लाइब्रेरी है, उसके अंदर जो भी कंटेंट थे वो सारा कंटेंट यहाँ पे इस फाइल के अंदर देख सकते हो ना, मैच हो गया, लिंक हो गया। मतलब कहने का मतलब देखो, जितनी भी सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग को समझ में नहीं आएगा क्या क्या है, बट जितना भी उसके अंदर था कि हाँ इनपुट आउटपुट के लिए जो भी कोड लिखा गया था, जिसके पीछे वो हमारा कोड रन हो रहा था, ठीक है, वो हेडर फाइल मेरा पूरा यहाँ पे, उसका पूरा डेफिनेशन मुझे यहाँ पे दिख गया। साथ में अब देखो हेडर फाइल की जगह ये सारी चीज़ें आ गई, बस एक लाइन की हेडर फाइल की जगह। बाकी हमारा सारा प्रोग्राम तो यहाँ पे सेम है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बस मेरा हेडर फाइल हटा और उस हेडर फाइल की जगह जो भी वहाँ पे उसके अंदर हेडर फाइल के अंदर था, जो भी कोड था, वो सारा कोड हमको यहाँ पे लिंक होता हुआ दिख गया अपने program1.c फाइल से, और बाकी हमारा इंट मेन से अभी कोड सेम है। तो ये हमारा पहला प्रोसेस होता है जहाँ पे प्री प्रोसेसिंग होती है, जो हमारे हेडर फाइल होते हैं या मैक्रोज होते हैं, आप मैक्रोज वगैरह यूज़ करोगे तो ऊपर का इंट मेन के ऊपर का जो हम लोग हैज़ इंक्लूड लगाते हैं, ये हैज़ इंक्लूड वाले जितने भी सारी चीज़ें लगाएंगे, आगे कुछ और लगाएंगे, math.h लगाएंगे, उसके बाद std bool लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कई सारे यहाँ पे हेडर फाइल लगाएंगे, वो सारे हेडर फाइल्स को क्या करता है यहाँ पे लिंक करता है जब प्री प्रोसेसिंग होती है, ठीक। प्री प्रोसेसिंग होने के बाद नेक्स्ट हमारा कंपाइलर का काम आता है। वो क्या करता है, कंपाइल करता है, ठीक है, कोड को कंपाइल करता है। कंपाइल में क्या होता है, ये जो डॉट मैंने अब लिखा था ना program1.i, तो जो वो आई फाइल बनी है उसको कंपाइल करता है, उसको कंपाइल करके हमारा कन्वर्ट करता है असेंबली कोड में, ठीक है। तो वो भी हम देख लेते हैं कि जब हमारा कोड कंपाइल होकर असेंबली कोड में, अभी वो उसमें नहीं कन्वर्ट हुआ, बाइनरी में नहीं कन्वर्ट हुआ है, अभी वो असेंबली कोड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब हमारा कोड कंपाइल होकर असेंबली कोड में कन्वर्ट होता है तब कैसा दिखता है। हालांकि हम यहाँ पे डायरेक्ट कंपाइलेशन करते हैं यहाँ पे क्लिक करके, तो हमको पता ही नहीं लगता कि भाई क्या क्या चीज़ें हो रही है, डायरेक्ट हमको आउटपुट देखने के लिए मिलता है, बट उसके एक एक प्रोसेस को हम देख रहे हैं ना। अब जो हमारा कोड कंपाइल होगा, ठीक है, यहाँ पे सिंपली मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो ये हमारा एक कोड होता है जिसकी वजह से हम कोड को कंपाइलेशन अगला प्रोसेस कर सकते हैं। तो gcc-s program1.i -o program1.s, मतलब कि आई फाइल जो हमारी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, .s फाइल के अंदर। अब मैं इसको एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे कैट और यहाँ पे लिखेंगे program1. अब हमारी फाइल कौन सी हो गई, .s फाइल हो गई। एंटर करते हैं। अब देखो भाई, ये देखो मेरा कोड किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, जो हमने इंट मेन के अंदर लिखा हुआ था हेलो भाई लोग, क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है, यहाँ तक कोड आया था। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो अब देखो ये 1 2 3 4 5, ये 4-5 लाइन थी, ये किस में कन्वर्ट हो गया, नेमोनिक कोड्स बोलते हैं इसे। कौन सा कोड बोलते हैं, नेमोनिक कोड्स, जिसे हम लोग असेंबली कोड भी बोलते हैं। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें हमारी कन्वर्ट हो गई, देख रहे हो, देखो देख रहे हो भाई, ये इतना, मतलब ये क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा है देख रहे हो, और यहाँ पे देखो वो किस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा ना एस्काई हेलो भाई लोग, तो हमारा मैसेज दिख रहा है एस्काई कंपाइलेशन प्रोसेस, ये दिख रहा है। तो सबसे पहले जब प्री प्रोसेसिंग होती है तो हमारा हेडर फाइल कन्वर्ट होता है, प्री प्रोसेसिंग होने के बाद हमारा कोड कंपाइल होता है, तो ये जो लिखा, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है किस में कन्वर्ट होता है, असेंबली कोड के अंदर। ये हमारा क्या है, सारा असेंबली कोड है, .move, ये मेन, एस्काई, मूव, उसके बाद पुश एल, ये सारी चीज़ें हमारी कौन से कोड है, असेंबली कोड है। तो ये हमारा दूसरा प्रोसेस था कंपाइलेशन का, जिसमें ये जो कीवर्ड्स थे ये सारे किस में कन्वर्ट हो गए, असेंबली कोड के अंदर। अब उसके बाद हमारा यहाँ पे असेंबलर का काम आता है। असेंबलर क्या करेगा, असेंबलर हमारे कोड को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, और यहाँ पे फिर लिंकर का काम आएगा, ठीक है। तो पहले हम इस असेंबलर कोड को कन्वर्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। मतलब मैं फिर से एक बार थोड़ा सा समझाता हूँ, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा।
ये जो हमारा कोड कन्वर्ट हुआ है ना, अब ये कोड किस में कन्वर्ट होगा, बाइनरी में, ठीक है। और उसको कन्वर्ट कौन करेगा, असेंबलर। तो उसके लिए हम एक कोड लिखते हैं GCC -C program1.s, जो कि हमारे प्रोग्राम का नाम है। पहले कौन सा फाइल बना, पहले हमारा फाइल बना i, अब i से बना हमारा s, और यहाँ से देखो .s फाइल से अब हमारा बनेगा .o फाइल। .o फाइल जो होता है ऑब्जेक्ट कोड होता है या ऑब्जेक्ट फाइल होती है। उस ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोड के अंदर हमारा जो कोड होता है वो एक्चुअल मशीन लैंग्वेज के कोड में होता है और मशीन उसको समझ सकता है, ठीक। तो हम सिंपली यहाँ पे एंटर करते हैं, हमारी फाइल बन के रेडी हो गई है। फाइल के अंदर जो कंटेंट है वो देखने के लिए हम लिखेंगे कैट program1 डॉट क्या था भाई, ओ था, ठीक है। एंटर करते हैं। अब यहाँ पे देखो भाई, ये जो हमारा है, ये देखो यहाँ पे किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे देखो ये सारा किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ है, देख रहे हो। तो ये देखो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हुई है, यहाँ पे कन्वर्ट हो रही हैं इस लैंग्वेज के अंदर। अब कंप्यूटर को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। कंप्यूटर को ये चीज़ें समझ में आने के बाद अब क्या करेगा, इसका मीनिंग समझेगा, ठीक है। इसको सारे चीज़ें समझ में आ गई, वर्ड को पढ़ ले रहा है। ये समझ लो इस प्रोसेस में ऐसा हो रहा है ना कि मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ डी कोर्सेज प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्राम फोल्डर, कैट program1 डेफ सेक्शन, स्काई टेक्स्ट ग्लोब, मतलब ये बस मैं पढ़ पा रहा हूँ। लेकिन इसके मीनिंग को समझने के लिए हम क्या करेंगे, डिक्शनरी ओपन करते हैं, ठीक है। वैसे ये क्या करेगा, अब यहाँ तक तो इसका काम हो गया, अब अपना डिक्शनरी लिंक करेगा। अब बोलेगा भैया ठीक है, मैं तो ये पढ़ चीज़ें पा रहा हूँ, अब मुझे पढ़ में समझ में आ रहा है, लेकिन इसके मतलब को समझने के लिए, इसकी मतलब के लिए मुझे डिक्शनरी चाहिए, ठीक है। तो वो डिक्शनरी मुझसे लिंक करो, तभी मैं इसका मतलब समझ पाऊंगा। ये ऐसी बात हो गई ना कि आप बुक तो पढ़ पा रहे हैं लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये चीज़ें पढ़ पा रहा है, हमारा जो मशीन है ये कोड तो पढ़ पा रहा है कि आपने क्या लिखा हुआ है, ठीक है भाई मैं पढ़ पा रहा हूँ, बट मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब समझने के लिए हम इससे डिक्शनरी, जो अलग अलग लाइब्रेरीज होते हैं, डिक्शनरीज होते हैं, वो सारे लिंक करते हैं, इसे हम लाइब्रेरीज बोलते हैं, जहाँ पे सारे मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। तो वो लाइब्रेरी हम क्या करते हैं, अब लिंक करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो काम होता है लिंकर का। असेंबलर का काम हो गया, अब लिंकर का काम आएगा। तो वो क्या करेगा, इससे जो भी लाइब्रेरीज वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिंक करेगा। चलिए भाई हम यहाँ पे लिंक करके देख लेते हैं। तो मुझके लिए कोड आता है यहाँ पे GCC, ये program1.o हमारा प्रोग्राम ऑब्जेक्ट फाइल है जो कि पिछली बार कन्वर्ट हुआ था। अब ये क्या करेगा, लिंकर का काम करेगा और यहाँ पे हमारी फाइल लिंक हो गई और हमको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल मिल जाती है। उसको देखने के लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे अपने फोल्डर के अंदर आते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले हमारा .c फाइल था जिसमें हमने कोड लिखा था, फिर .i हुआ जब प्री प्रोसेसिंग हुआ, फिर .s हुआ जब हमारा कंपाइलेशन हुआ, असेंबली कोड कन्वर्ट हुआ, फिर .o हुआ जब हमारा कोड बाइनरी में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पे हमको मिल गया program1.exe। ये क्या करता है, जब हमने लास्ट लाइन लिखा ना ये, तो ये हमको एग्जीक्यूटेबल फाइल मिल गया। अब हमारा सी बोल रहा है कि भैया हमको चीज़ें समझ में आ गई हैं, आपने क्या लिखा वो भी मुझे समझ में आ गया है, ठीक है, सारी चीज़ें मैं समझ गया हूँ। अब आप ये आउटपुट उसका ले लीजिए जो आप आउटपुट चाहते थे। उसके बाद जो हमारा लोकेटर होता है वो अलग अलग फाइल्स को, अलग अलग लाइब्रेरीज के लोकेशन को लोकेट करने का काम करता है। और उसके बाद लोडर का काम क्या होता है, लोडर का काम ये होता है कि हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट फाइल प्रोसेस्ड हुए हैं, ठीक है, और जो बाइनरी फाइल है उन सारे का एड्रेस वहाँ पे सब कुछ इम्बेड हो जाता है, सब कुछ एकदम लिंक हो जाता है। लिंक होने के बाद हमारा एक एग्जीक्यूटेबल फाइल तैयार हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम लिंकर का इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली लोकेटर और लोडर भी साथ में काम करते हैं, ठीक है। सारे लोकेटर, सारे जो फाइल्स वगैरह होते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल हो गया और भी जो लाइब्रेरीज वगैरह हो गई, वो सारी चीज़ें लिंक होने के बाद, ठीक है, उनके लोकेशन लोकेट होने के बाद हमारा फाइल लोडर की मदद से तैयार हो जाता है। उसके बाद जब हम यहाँ पे कोड को कंपाइल करते हैं तो हमारा कोड कंपाइल होकर यहाँ पे मिल जाता है। तो ये था पूरा प्रोसेस कंपाइलेशन का। मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। जब भी हम कोड को कंपाइल करते हैं सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग का। प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, जो हमारे हेडर फाइल होते हैं, जो हमारे मैक्रो फाइल होते हैं, जो जितने भी हैज इंक्लूड वाले फाइल होते हैं, वो सारे फाइल के अंदर जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, जो भी डेफिनेशंस लिखे गए हैं, वो हमारे सी फाइल के साथ लिंक हो जाते हैं, आपने जैसा कि देखा। उसके बाद फिर प्री प्रोसेसिंग होने के बाद नेक्स्ट हमारा कंपाइलर का काम आता है। कंपाइलर क्या करता है, जितने भी सारे कोड हैं उन कोड को फिर से कन्वर्ट कर देता है असेंबली कोड के अंदर। अब जो हमारे कोड है वो असेंबली कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम लोग नेमोनिक कोड्स भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो नेमोनिक्स लिखा हुआ है तो इसे हम लोग नेमोनिक कोड भी बोलते हैं, एम साइलेंट है, नेमोनिक कोड, ठीक है। तो जब कंपाइलर कन्वर्ट करता है सी फाइल को, सॉरी .i फाइल को नेमोनिक कोड्स के अंदर, तो उसे हम लोग असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारा असेंबलर का काम आता है। असेंबलर क्या करता है, उसको सारी चीज़ों को कन्वर्ट करता है बाइनरी में या ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। ऑब्जेक्ट कोड को बेसिकली हम लोग बाइनरी कोड भी बोलते हैं, तो उसके अंदर कन्वर्ट होता है। उसके बाद लिंकर आता है। अब ऑब्जेक्ट कोड
जब ऑब्जेक्ट फाइल बनती है ना तो उसमें प्रोसेस होता ये है कि कंप्यूटर हमारा समझ जाता है, पढ़ लेता है कि हाँ भैया ये चीज़ें लिखी हुई है, इसका मतलब समझाने के लिए हमको एक डिक्शनरी दो, ठीक है। तो वहाँ पे लिंकर का काम आता है। लिंकर क्या करता है? लिंकर भाई अलग अलग लाइब्रेरीज को कनेक्ट करता है हमारे फाइल से, और वहाँ पे आपको समझ लो अलग अलग डिक्शनरी प्रोवाइड करता है, मतलब कि अलग अलग लाइब्रेरीज बोलते हैं, लाइब्रेरीज को कनेक्ट करता है, जिसमें लिखा गया है कि प्रिंट एफ का मतलब क्या होता है, इंट का मतलब क्या होता है, मेन का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, उसका मतलब लिखा होता है, ठीक है। तो वो उस मतलब को समझता है और सारे फाइल को लोकेट करता है। लोकेट करने के बाद जो हमारा कंप्यूटर है वो समझता है, और समझने के बाद हमारे पास एक एग्जीक्यूटेबल फाइल दे देता है कि भैया ये लो, आपका आउटपुट बनके तैयार है, अब देखो इसको, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा कंपाइलेशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आया तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लेते हैं, मैंने एक टॉपिक और इसी में ऐड कर दिया, हालांकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट इसको भी थोड़ा सा 3 लाइन का समझ लो। ट्रबल शूटिंग कॉमन एरर्स ड्यूरिंग दी कंपाइलेशन। इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग कोड को कंपाइल करते हैं, जब भी कोड को रन करते हैं, तो कई सारे एरर्स आते हैं, ठीक है। तो उस एरर को सॉल्व करने के लिए हमको 3 चीज़ें ध्यान करनी पड़ती है। इसके अलावा भी कई सारे एरर्स होते हैं, बट ये 3 चीज़ें बहुत ही ध्यान से देखनी होती है, क्योंकि मैक्सिमम 90% गलतियाँ इन्हीं में होती हैं। पहला हमारा सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर क्या होता है? लिखने का तरीका, जहाँ पे सपोज कि हमको किसी चीज़ को अगर प्रिंट कराना है तो हम क्या लिखते हैं? प्रिंट एफ लिखते हैं, बट हम लोगों ने जल्दी जल्दी में क्या कर दिया? हम लोगों ने जल्दी जल्दी में लिख दिया प्रिंट, और उसके आगे यहाँ पे जो भी हमारा कोड है, ठीक। तो ये लिखने का जो तरीका, वो तरीका सही है या फिर नहीं है? जल्दी जल्दी हम लोगों ने प्रिंट लिखा और इसके अंदर ये ब्रैकेट बनाया, बट ये ब्रैकेट को, ये जो डबल कोट है, डबल कोट को हम लोगों ने यहाँ पे क्लोज नहीं किया, ठीक है। तो ये गलती होगी, इसी को हम बोलते हैं सिंटेक्स एरर। वैसे कोई और चीज़ लिख रहे हैं, लाइक हम लिख रहे हैं इंट, और हम लोगों ने बिना स्पेस दिए इसी के अंदर लिख दिया मेन, ठीक। अब ये इंट मेन लिख रहे हैं, तो इंट मेन लिखने का तरीका क्या है? गलत है, दोनों के बीच में क्या रहेगा? स्पेस रहेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें ध्यान रखते हैं, उसी को हम बोलते हैं सिंटेक्स एरर। कहीं कहीं हम क्या करते हैं? कैपिटल लिख देते हैं भाई, कि ये देखो हमारा प्रिंट एफ, सारी चीज़ें तो सही है, बट हम ये ध्यान नहीं देते ये चीज़ें कैपिटल लेटर में लिखी गई हैं, और ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि हमेशा स्मॉल में रहेगा, ठीक है। क्या क्या चीज़ें बन रही है उसी पे। तो ये जो हमारा होता है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मिसिंग सेमी कॉलन्स। ये बहुत ज़्यादा गलती होती है लोगों की। जब भी हमारा लाइन ऑफ कोड कंप्लीट होता है तो लास्ट में हमारा एक टर्मिनेटर लगता है, इसे हम टर्मिनेटर बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेमी कॉलन। तो ये सेमी कॉलन आपने लगाया है कि नहीं लगाया? जहाँ पे जरूरी है लगाना वहाँ पे लगा है कि नहीं लगा है? अब आप लोग सोचो यार कि इतना जगह सेमी कॉलन, कॉमा, ये डबल कोड कैसे हम लोग को याद रहेगा? तो याद करने की जरूरत नहीं, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आप खुद समझ जाएंगे, ठीक है। तो जब भी एरर वगैरह होता है तो आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा कि आपका सेमीकोलन मिस है कि नहीं है। उसके बाद अनमैच्ड ब्रेसेस। अनमैच्ड ब्रेसेस मतलब ये होता है कि आपने ओपनिंग ब्रैकेट लगाया, क्लोजिंग नहीं लगाया, आपने यहाँ पे क्लोजिंग लगा दिया, ओपनिंग नहीं लगाया, ठीक है। तो ये सारी गलती हमको ध्यान देती है। ये ब्रैकेट्स वगैरह जो भी लग रहे हैं, ये ब्रैकेट्स वगैरह सही लगने चाहिए। आपने ये वाला ब्रैकेट लगाया पर ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाया, ये उल्टा वाला जो ब्रैकेट हमारा होता है, ठीक है, इसका ओपनिंग कर दिया, क्लोजिंग नहीं किया। आपने ये दोनों ब्रैकेट लगाया बट गलती से आपने एक और लगा दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे अनमैच्ड ब्रेसेस इसे बोलते हैं। ये गलतियाँ आपको ध्यान रखनी जो कि नहीं होनी चाहिए। तो एक बार रीकैप कर लेते हैं कि हम लोग इसके अंदर क्या क्या पढ़े, इस वीडियो के अंदर क्या क्या पढ़े। सारा थियरी पार्ट था और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा सी प्रोग्रामिंग का ओवरव्यू। ये हमारा पहला मॉड्यूल था जहाँ पे थियरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। वेल गाइस, यहाँ पे हमारा एंड होता है पहला मॉड्यूल सी प्रोग्रामिंग का, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा सी प्रोग्रामिंग का ओवरव्यू, जिसमें हम लोग थोड़ा समझे कि सी प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होती है। उसके बाद कंपाइलर्स क्या होते हैं, और यहाँ पे और भी थियरीज बेस्ड क्वेश्चंस पढ़े। सी प्रोग्राम को किसने बनाया, कब बना, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉलिंग एंड सेटिंग ऑफ द इन्वायरमेंट, हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि सी प्रोग्रामिंग करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कौन कौन से कंपाइलर यूज होते हैं, और इस सी प्रोग्रामिंग को करने के अंदर हम क्या यूज किए और उसको पूरा इंस्टॉल करने का प्रोसेस देखे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे राइटिंग एंड रनिंग फर्स्ट सी प्रोग्राम, जहाँ पे हम लोगों ने पहला सी प्रोग्राम लिखा, जहाँ पे हम लोगों ने हेलो जी या हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम एक प्रिंट करवाया। हेलो भाई लोग मैंने प्रिंट करवाया, और प्रिंट करा के मैंने आउटपुट दिखाया कि कैसे हम लोग जो है उस कोड को लिखते हैं। तो बेसिक सिंटैक्स वगैरह देखा, ठीक है। उसके बाद बेसिक सिंटैक्स वगैरह देखा। साथ में हम लोगों ने यहाँ पे कंपाइलेशन प्रोसेस देखा। एक चीज़ और यहाँ पे मिस हो रही है, हम लोगों ने यहाँ पे पूरा कंपाइलेशन प्रोसेस देखा कि कोड हमारा कैसे कंपाइल होता है सी का, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। और इस पूरे मॉड्यूल के अंदर हमारा मैक्सिमम थियरी बेस्ड क्वेश्चंस कंफर्म हो गए हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये मॉड्यूल पूरा देखा
सो गाइस हमारा पहला मॉड्यूल खत्म होता है और इसके बाद हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल 2 स्टार्ट होगा, जहां पे हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और वो टोटली प्रैक्टिकल बेस होने वाला है। वेल अगर आपको ये मॉड्यूल समझ में आया, ये चीज़ें समझ में आई, तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात और, अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आ रही है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यहाँ पे सी पढ़ा रहा हूँ बट इसके अलावा कई भी सारे सीरीज और आएंगे, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है या कोई सोल्यूशन चाहिए प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे मैं पर्सनली सोल्यूशन देने का कोशिश करता हूँ सबका। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होता है तो मैं पर्सनली, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं चैनल पे। वहाँ पे ऑलरेडी कई सारे लोग ज्वाइंड हैं, तो जाके ज्वाइन हो सकते हैं और ज्वाइन होने के बाद आप पर्सनली सोल्यूशन ले सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग का। ठीक है, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वेल एक चीज़ और कि अगर आपको कोई भी टाइप की वेबसाइट्स वगैरह बनवानी है तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे एक छोटा सा कांटेक्ट दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके जाके वेबसाइट्स के लिए पूरी इंक्वायरी ले सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज की सीरीज़ में बस इतना ही। मिलते हैं इस नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर। टिल देन बाय बाय।